सुहाना मौसम था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। पंछी पेड़ों पर चहचहा रहे थे। रंग बिरंगी तितलियां फूलों के रस चुरा रही थीं। बच्चों की एक टोली लुका छिपी खेल रही थी। सब खुश थे। स्वेच्छा अपने कमरे की खिड़की से बार बार बाहर देख रही थी और फिर उदास हो जा रही थी। उसकी उम्र 12 साल थी। इतनी छोटी सी उम्र में उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। जब वो 4 साल की थी तभी उसके पापा उसे और उसकी माँ को अकेला छोड़कर पैसे कमाने विदेश चले गए। उसकी माँ दूसरों के घर में काम करके अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी। जब भी दरवाजे पर कोई आहट होती तो उसकी माँ दौड़ी चली आती। अपने पति को ना पाकर फिर निराश हो जाती। ऐसे ही समय बीत रहा था। स्वेच्छा अपनी माँ की दुलारी थी। उसकी माँ उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती थी। पर जब भी वो उनसे अपने पिता के बारे में पूछती तो वो चुप हो जाती। एक दिन स्वेच्छा की माँ को तेज बुखार था। उस वक्त स्वेच्छा मात्र 10 साल की थी। स्वेच्छा ने पैसे का डब्बा निकाल कर देखा तो उसमें मात्र 20 रुपए थे। वो मन ही मन सोचने लगी, इतने पैसे में क्या होगा। वो पड़ोसियों के घर जाकर पैसे मांगने लगी कि अभी पैसे दे दीजिए, माँ ठीक हो जाएंगी तो मैं लौटा दूंगी। पर शायद वो इंसानियत भूल चुके थे। किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। चंद पैसों के अभाव में उसकी माँ चल बसी। जैसे तैसे ये खबर उसके मामा के पास पहुंची। स्वेच्छा के मामा ने अपनी बहन का अंतिम संस्कार किया और उसे अपने साथ लेकर अपने घर आ गए। स्वेच्छा के मामा की बेटी जिया पहले तो स्वेच्छा से अच्छे से पेश आई, पर उसकी माँ ने उसे स्वेच्छा से ये कहकर बात न करने के लिए मना कर दिया कि वो कुलच्छनी है। पहले तो उसके पापा उसे छोड़कर चले गए, फिर माँ भी चल बसी। तभी से जिया ने भी उससे बात करना छोड़ दिया। स्वेच्छा के मामा अपने काम से हमेशा बाहर ही रहते थे। वो एकदम अकेली पड़ गई थी, पर कर भी क्या सकती थी। दिन भर स्वेच्छा घर का काम करती थी। उसकी मामी ने उसे पढ़ने भी नहीं दिया। उसके मामा जब भी उसे पढ़ाने की बात करते तो उसकी मामी कहती कि एक तो वो बोझ की तरह हमारे घर में पड़ी हुई है और इसके बाद हम उसकी पढ़ाई पर खर्च करें। घर में मामी का ही राज चलता था, इसलिए उसके मामा चाह कर भी उसके लिए कुछ ना कर सके। घर का सारा काम खत्म करके स्वेच्छा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी हो जाती थी कि कहीं उसके पापा वापस आ जाएं और उसे यहाँ से अपने साथ ले जाएं, पर वो नहीं आए। फिर भी स्वेच्छा उनका इंतजार करती थी। रोज की तरह वह खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी उसके मामा के पड़ोस के एक लड़के प्रतीक ने उसे देख लिया। प्रतीक बोला, मुझसे दोस्ती करोगी? तो स्वेच्छा ने हामी भर दी। वैसे भी वो बिल्कुल तनहा थी। प्रतीक ने उससे उदासी का कारण पूछा तो स्वेच्छा ने उसे सब कुछ बता दिया। प्रतीक बोला, अच्छा ये सब भूल जाओ, अब मैं जो तुम्हारा दोस्त बन गया तो तुम्हें उदास रहने की कोई जरूरत नहीं। उसकी बात सुनकर स्वेच्छा मुस्कुरा दी। प्रतीक उस दिन के बाद से स्वेच्छा से रोज बात करने लगा। प्रतीक से बातें करके स्वेच्छा को बहुत सुकून मिलता था। प्रतीक भी स्वेच्छा से घुल मिल गया था। स्वेच्छा ने जब प्रतीक से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उसने स्वेच्छा को बताया कि वो पढ़ता भी है और हमेशा अपने क्लास में प्रथम आता है। उसके माता पिता उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। पढ़ाई की बात सुनकर स्वेच्छा थोड़ी उदास हो गई कि काश वो भी पढ़ पाती। जब उसकी माँ थी तो वो भी पढ़ती थी। उसे पढ़ने में कितना आनंद आता था। वो पढ़कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, पर माँ के मरने के बाद उसका सपना सपना ही रह गया। जब प्रतीक ने उसे पुकारा तब वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। प्रतीक ने पूछा कि तुम कहाँ खो गई थी? तो स्वेच्छा ने कहा कि माँ की याद आ गई। फिर वो प्रतीक से बोली, प्रतीक तुम डॉक्टर जरूर बनना, क्योंकि दुनिया में बहुत कम ही लोग हैं जिन्हें अपने माता पिता का प्यार मिलता है और उनके सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। तुम तो बहुत ही खुशनसीब हो कि तुम्हें ऐसा मौका मिला है। मैं भी चाहती हूँ कि तुम खूब मेहनत करो और डॉक्टर बनो, और मैं गर्व से कह सकूं कि प्रतीक मेरे बचपन का दोस्त है। प्रतीक ने उसे आश्वस्त किया कि वो बिल्कुल ऐसा ही करेगा। जब मामी दिन में सो जाती तो स्वेच्छा दरवाजे पर आकर प्रतीक का इंतजार करने लगती। प्रतीक भी स्कूल से आकर खाना खाता और तुरंत उससे मिलने चला आता। प्रतीक स्वेच्छा को अपने दोस्तों और शिक्षकों के बारे में बताता। जब भी प्रतीक हतोत्साहित हो जाता तो स्वेच्छा उसका आत्मविश्वास बढ़ाती और उसे और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करती। दोनों का यूं मिलना और बातें करना स्वेच्छा की मामी को पसंद नहीं था।
वो स्वेच्छा से जलती रहती थी। मामी ने मामा से इस बारे में कहा तो वो बोले कि स्वेच्छा उस लड़के से बात ही तो करती है, करने दो, बेचारी अकेले बोर हो जाती है, उस लड़के से बातें करके उसका मन हल्का हो जाता होगा। दोनों बड़े होने लगे। प्रतीक ने मैट्रिक पास कर लिया और वो पूरे जिले में दूसरे स्थान पर आया था। प्रतीक ने दिल्ली के नामी कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहीं हॉस्टल में रहने लगा। दिल्ली में सब उसे आर्यन के नाम से जानते थे क्योंकि आर्यन उसके स्कूल का नाम था। प्रतीक हर महीने स्वेच्छा को लेटर भेजता था। स्वेच्छा ने डाकिये को मना कर दिया कि वो इसके बारे में उसके मामा मामी को कुछ न बताए। डाकिये ने स्वेच्छा की बात मान ली। स्वेच्छा प्रतीक के लेटर का बेसब्री से इंतजार करती थी। डाकिया लेटर को खिड़की से उसके कमरे में डाल देता था। स्वेच्छा अकेले में लेटर को पढ़ती थी। वहाँ प्रतीक भी कॉलेज में मन लगाकर पढ़ रहा था। प्रतीक का रूममेट नैतिक था, जिससे प्रतीक की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन नैतिक ने प्रतीक को लेटर लिखते हुए देख लिया और पूछा, आर्यन, किसे लेटर लिख रहे हो? पहले तो प्रतीक ने कुछ नहीं बोला, पर जब नैतिक जिद कर बैठा कि जब तुम नहीं बताओगे कि लेटर किसको लिख रहे हो, तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, तब प्रतीक बोला, ठीक है, मैं बताता हूँ। ये मैं अपने बचपन की दोस्त स्वेच्छा को लिख रहा हूँ। वो बहुत अच्छी है। उसकी माँ नहीं है और पापा छोड़कर कहीं चले गए। मामी के पास रहती है, पर वो स्वेच्छा पर बहुत जुल्म करती रहती हैं। यहाँ तक कि उसकी मामी ने उसे पढ़ने भी नहीं दिया। तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। वो किसी को भी अपने बातों से अपना बना लेती है। तुम भी उससे मिलकर बहुत खुश होगे। नैतिक बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे गांव एक बार जरूर आऊंगा। समय बीतता गया और वो दिन भी आ गया जब अगले दिन छुट्टियां होने वाली थीं। सब लड़के रात में अपना अपना बैग पैक करने लगे। नैतिक और प्रतीक भी अपना अपना बैग पैक कर रहे थे। नैतिक रांची का रहने वाला था। उसके माता पिता दोनों ही जॉब करते थे। नैतिक की एक बहन थी, दिव्या। दिव्या नैतिक से 1 साल छोटी थी। दिव्या बहुत ही चंचल और शरारती थी। उसकी एक बचपन की सहेली थी, आश्रुति। आश्रुति बचपन से ही नैतिक को चाहती थी, पर नैतिक इससे अनभिज्ञ था। नैतिक के माता पिता भी मन ही मन आश्रुति को बहू बनाना चाहते थे, पर उन्हें ये भी डर था कि शायद नैतिक को ये रिश्ता मंजूर ना हो। नैतिक सोच रहा था कि वो घर जाएगा तो अपने सारे दोस्तों से मिलेगा, माँ के हाथों का खाना खाएगा और अपनी बहन के साथ मस्ती करेगा। तभी प्रतीक ने उसे झकझोरा और पूछा, कहाँ खो गए थे नैतिक? नैतिक बोला, कुछ नहीं, बस घर जाने के बारे में सोच रहा था। जब हम लोग घर पहुंचेंगे तो सब कितना खुश होंगे। प्रतीक बोला, हाँ सच में, हमारे घर वाले बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा दोस्त, अब बहुत रात हो चुकी है, चलो सोने चलते हैं। और दोनों सोने चले जाते हैं। नैतिक तो बेड पर आते ही सो गया, पर प्रतीक को नींद कहाँ। नींद तो उससे कोसों दूर थी। वह तो रात भर यही सोच रहा था कि जब वो स्वेच्छा से मिलेगा तो वो कितनी खुश होगी। काश वो समझ पाती कि मैं उसे सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। उससे जीवन भर का साथ जोड़ना चाहता हूँ, ऐसा साथ जो कभी ना टूटे। मेरे मन मंदिर में बस एक ही मूर्ति है, स्वेच्छा, और हमेशा वही रहेगी। कोई भी उसका स्थान नहीं ले सकता। अगर भगवान भी हम दोनों के बीच आएंगे तो मैं उनसे भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। यही सोचते सोचते कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला और वो स्वेच्छा के ही सपनों में खो गया। सुबह जब नैतिक ने उसे झकझोरा तब प्रतीक जागा। प्रतीक चौंक कर उठा और अपने चारों तरफ देखने लगा। स्वेच्छा कहीं नहीं थी। नैतिक सामने खड़ा था। वो प्रतीक से बोला, तुम्हें अपने घर नहीं जाना है? 8 बज चुके हैं और तुम अब तक सो रहे हो। आधे घंटे से तुम्हें जगा रहा हूँ, पर तुम हो कि जागने का नाम नहीं ले रहे थे। तुम्हारी 10 बजे की ट्रेन है, जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ। प्रतीक आधे घंटे में नहाकर तैयार हो गया। फिर दोनों साथ में मेस गए और अपना अपना नाश्ता लेकर आ गए। प्रतीक फटाफट नाश्ता करने लगा। नैतिक बोला, दोस्त धीरे धीरे खाओ, इतनी भी देर नहीं हुई है, अभी तुम्हारी ट्रेन आने में 1 घंटा बाकी है। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे मिस करोगे या नहीं? मैं तो तुम्हें बहुत मिस करूंगा। इस पर प्रतीक बोला, ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें मिस ना करूं। नैतिक बोला, एक बात पूछूं? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम आजकल कुछ खोए खोए रहते हो। वो कौन है जिसके बारे में तुम मुझे बताना नहीं चाहते? प्रतीक बोला, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसा कुछ होगा
तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। फिर दोनों ने एक दूसरे को बाय कहा और अपने अपने रास्ते चल पड़े। नैतिक बस स्टॉप पहुंचा और प्रतीक स्टेशन। प्रतीक को स्टेशन के बुक स्टॉल में कुकिंग की एक किताब दिखी। उसने वो किताब खरीद ली। प्रतीक ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन चल दी और प्रतीक फिर से स्वेच्छा के ख्यालों में खो गया। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। ट्रेन में बैठे कुछ लोग बातें कर रहे थे और कुछ सो रहे थे। एक 7-8 साल का बच्चा अपने पिता के साथ बैठा हुआ। जब ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुकी तो उसने पूछा, पापा ये कौन सा स्टेशन है? तो वो आदमी बोला, रामगढ़। ये शब्द सुनते ही प्रतीक अपने ख्यालों से बाहर आ गया और अपना बैग लेकर ट्रेन से उतर गया। स्टेशन के पास बहुत सारे रिक्शे खड़े थे। उसने एक रिक्शे वाले को रामपुर चलने को कहा और फिर रिक्शे पे बैठ गया। 10 मिनट में वो अपने घर के पास पहुंच गया। जैसे ही उसकी माँ ने उसे देखा, वो खुशी से चिल्लाई, प्रतीक आ गया। प्रतीक ने अपनी माँ के पैर छुए। तब तक उसके पापा भी आवाज़ सुनकर बाहर आ गए। प्रतीक ने उनके भी पैर छुए। फिर वो अपने पापा के साथ घर के अंदर पहुंचा। प्रतीक की माँ उसकी पसंदीदा खाना बनाने में जुट गईं और उसके पापा उसकी पढ़ाई, उसके दोस्तों के बारे में पूछने लगे। जब उसकी माँ खाना लेकर आईं, तब बाप बेटे ने बात करना बंद किया। खाना खाकर वो स्वेच्छा और अपने दोस्तों से मिलना चाहता था, पर उसकी माँ ने ये कहकर मना कर दिया कि अभी अभी तो आया है, आज आराम कर ले, कल दोस्तों से मिल लेना, वैसे भी शाम हो गई है। प्रतीक अपनी माँ की बात कैसे टाल सकता था, इसलिए वो अपने कमरे में आराम करने चला गया। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई और वो गहरी नींद में सो गया। सीधे अगली सुबह ही उसकी नींद खुली। वो फटाफट नहा धोकर तैयार हो गया और नाश्ता करके घर से निकल गया। सबसे पहले वो स्वेच्छा से मिलना चाहता था, इसलिए वो स्वेच्छा के घर के पास पहुंच गया। स्वेच्छा खिड़की से आते जाते लोगों को देख रही थी। ऐसे ही वो अपना खाली वक्त बिताती थी। रोज की भांति ही वो खिड़की से बाहर देख रही थी। जैसे ही प्रतीक स्वेच्छा की खिड़की के पास आया तो स्वेच्छा ने उसे देख लिया। स्वेच्छा चिल्लाई, प्रतीक तुम कब आए? प्रतीक बोला, सिर्फ अंदर से ही बात करोगी या बाहर भी आओगी? स्वेच्छा दौड़ी दौड़ी बाहर आई। प्रतीक बोला, चलो अब अपनी आंखें बंद करो। स्वेच्छा ने जैसे ही आंखें बंद की, प्रतीक ने कुकिंग की किताब उसके हाथों पे रख दी। जब स्वेच्छा ने अपनी आंखें खोलीं तो अपने हाथ में एक किताब देख स्वेच्छा ने पूछा, प्रतीक ये किस चीज़ की किताब है? प्रतीक बोला, तुम्हें खाना बनाना अच्छा लगता है ना, इसमें बहुत सारी खाने की चीज़ें बनाने के तरीके लिखे हैं। स्वेच्छा पहले तो बहुत खुश हुई, पर फिर उदास हो गई। फिर बोली, मैं ये लेकर क्या करूँगी? मामी तो मुझे कुछ बनाने नहीं देंगी। प्रतीक बोला, तो इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? तुम हमेशा अपनी मामी के पास थोड़ी रहोगी, एक दिन ससुराल चली जाओगी। स्वेच्छा बोली, तुम वहाँ मुझसे मिलने आओगे ना? प्रतीक बोला, मैं तुम्हें दूर थोड़े ही जाने दूंगा, ऐसी जगह तुम्हारी शादी करवाऊंगा कि तुम जब चाहो मुझसे मिल लोगी। स्वेच्छा खुश होते हुए बोली, सच? प्रतीक बोला, हाँ सच। फिर स्वेच्छा प्रतीक से बोली, ये सब छोड़ो, अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में बताओ। प्रतीक बोला, मेरी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है। जब मैं वहाँ गया तो पहले तो मेरा वहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। दिल करता था कि भागकर यहाँ आ जाऊं, पर फिर मेरी दोस्ती नैतिक नाम के लड़के से हो गई। वो बहुत अच्छा है, मैं उसी के साथ रहता हूँ। उसने प्रॉमिस किया है कि वो यहाँ जरूर आएगा, फिर मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। प्रतीक ने फिर पूछा, जिया की शादी हुई कि नहीं? स्वेच्छा बोली, उसकी शादी की बात चल रही है, लड़के वाले 1 हफ्ते बाद उसे देखने आएंगे। स्वेच्छा ने फिर प्रतीक से पूछा, तुम अपने और दोस्तों से मिले? प्रतीक बोला, अभी कहाँ, अभी तो घर से सीधे तुम्हारे पास आया हूँ। बातें करते करते बहुत देर हो गई। स्वेच्छा बोली, तुम्हें तो भूख लग रही होगी, 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। प्रतीक उसे रोकता रह गया, पर स्वेच्छा घर के अंदर से अपने हिस्से का खाना लेकर आ गई। प्रतीक ने खाने से इनकार कर दिया। तब स्वेच्छा बोली, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तब प्रतीक खाने के लिए तैयार हो गया। फिर दोनों ने साथ में खाना खत्म किया। थोड़ी देर दोनों ने इधर उधर की बातें की। फिर प्रतीक बोला, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो तुम्हारी मामी नाराज हो जाएंगी, कल मैं फिर तुमसे मिलने आऊँगा। प्रतीक चला गया और स्वेच्छा अपने रोज के कामों में लग गई। प्रतीक अपने सारे दोस्तों से मिला। सब उसे देखकर बहुत खुश थे।
प्रतीक सबसे मिलकर अपने घर पहुंचा। उसकी माँ दरवाजे पे उसका इंतजार कर रही थी। आते ही उसकी माँ ने पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कि तुम आओ तो सब साथ में खाएं। थक कर तुम्हारे पापा ने खाना खा लिया और कहीं चले गए। प्रतीक बोला, माँ पर मैंने तो खाना खा लिया। स्वेच्छा एकदम जिद पर अड़ गई थी। प्रतीक की माँ बोली, पर प्रतीक, उसकी मामी तो उसे नहीं मानती, फिर वो खाना कहाँ से लाई? प्रतीक बोला, वह अपने हिस्से का खाना लेकर आई थी। आधा उसने खाया, आधा मैंने। प्रतीक की माँ बोली, फिर तो वो भूखी रह गई होगी। कितनी निर्दयी है उसकी मामी। कल मैं खीर बना दूंगी, जब उससे मिलने जाना तो लेते जाना। प्रतीक अपने कमरे में आया और स्वेच्छा के बारे में सोचने लगा। वो कैसे रहती होगी? आज उसे मेरे कारण आधा भूखा रहना पड़ा। जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन जाऊंगा तो स्वेच्छा को अपने दिल की बात बता दूंगा। अगर वो शादी के लिए तैयार हो गई तो हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं उसे बड़े प्यार से रखूंगा, फिर उसे कोई तंग नहीं करेगा। प्रतीक खुद को समझाते हुए बोला, पर ये सब मैं क्यों सोच रहा हूँ? अभी तो मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है। प्रतीक पढ़ने बैठ जाता है। अगले दिन जब प्रतीक स्वेच्छा से मिलने जाने लगा तो उसकी माँ ने उसे टिफिन में खीर दे दिया। प्रतीक और स्वेच्छा साथ में खीर खा रहे थे। तभी अचानक स्वेच्छा उदास हो गई। प्रतीक ने पूछा, क्या हुआ स्वेच्छा? उदास क्यों हो गई? स्वेच्छा बोली, कुछ नहीं, बस माँ की याद आ गई। उनके हाथ की खीर मुझे बहुत पसंद थी। प्रतीक बोला, स्वेच्छा, बस कुछ और साल की बात है, तुम्हें हर खुशी मिलेगी, इसका मैं वादा करता हूँ। प्रतीक की बात सुनकर स्वेच्छा मुस्कुराते हुए बोली, तुम हो तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। उधर नैतिक जब घर पहुंचा तो उसकी बहन दिव्या उसे देखकर बहुत खुश हुई और फिर घर के बाहर की तरफ भागी। नैतिक ने पूछा, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? दिव्या बोली, बस आ रही हूँ थोड़ी देर में। नैतिक उसे रोकता रहा, पर वो उसकी बात अनसुनी करते हुए निकल गई। वह सीधे आश्रुति के घर गई और उसे पीछे से पकड़ लिया। आश्रुति बोली, क्या बात है, आज तुम बड़ी खुश लग रही हो। दिव्या बोली, हाँ, बात ही ऐसी है, तुम सुनोगी तो तुम भी खुशी से उछल पड़ोगी। अच्छा गेस करो। आश्रुति बोली, बताओ ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। दिव्या बोली, अच्छा बाबा बताती हूँ। नैतिक भैया आ गए। आश्रुति खुशी से बोली, सच? दिव्या बोली, नहीं, मैं मजाक कर रही थी। आश्रुति बोली, प्लीज सच बोलो ना। दिव्या बोली, नैतिक भैया अभी अभी घर आए हैं, मैं सबसे पहले तुमको ही बताने आई हूँ। आश्रुति खुश होते हुए बोली, प्लीज मुझे उनसे मिलवाओ ना। दिव्या चिढ़ाते हुए बोली, इतनी बेचैन क्यों हो? मिलवाऊंगी ना, पहले तैयार तो हो जाओ। ये पागल जैसी शक्ल लेके जाओगी उनके सामने? आश्रुति जल्दी से तैयार हो गई। फिर दोनों साथ में दिव्या के घर की तरफ चल दिए। पहले दिव्या घर के अंदर घुसी। नैतिक ने उसे देखते ही पूछा, कहाँ चली गई थी? दिव्या बोली, वो अपनी दोस्त के घर गई थी। नैतिक बोला, कौन दोस्त? वो आश्रुति जो मुझे देखकर भाग जाती थी। दिव्या बोली, हाँ, पर आज वो नहीं भागेगी, मैं उसे पकड़ कर लाई हूँ। वो आपसे डरती है, इसलिए डर कर भाग जाती है। नैतिक बोला, मुझे उससे मिलवाओ, मैं उससे बात करता हूँ। क्या मैं डरावना हूँ जो मुझे देखकर डर जाती है? दिव्या आश्रुति से बोली, अंदर आ जाओ, भैया नहीं हैं, वो अपने दोस्तों से मिलने गए हैं। आश्रुति अंदर आ गई, पर जैसे ही उसकी नजर नैतिक पर पड़ी वो रुक गई। दिव्या बोली, अंदर चलो ना, भैया तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। आश्रुति ने दिव्या को गुर्रा कर देखा। तभी नैतिक बोला, मैं तुम्हें डरावना दिखता हूँ क्या, जो मुझे देखकर भाग जाती हो? आश्रुति बात को टाल गई और फिर नैतिक से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछने लगी। नैतिक बोला, मेरी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, तुम बताओ, तुम दोनों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आश्रुति बोली, हम दोनों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। नैतिक फिर बोला, तुम दोनों को पढ़ाई में कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना। आश्रुति ने हाँ में सर हिला दिया। इसके बाद आश्रुति दिव्या को उसके कमरे के अंदर हाथ पकड़कर ले गई और उसे डांटते हुए बोली, मैंने इतना सब करने के लिए तो नहीं कहा था। दिव्या बोली, तो क्या हुआ, इसी बहाने तुम्हारी भैया से बात तो हो गई। अब तुम रोज भैया से पढ़ने के लिए आ जाना, समझी? हम दोनों साथ में पढ़ेंगे, नहीं तो मैं भैया के सामने तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगी। तभी दिव्या की माँ आ गई और दिव्या से बोली, जा अपने भैया को खाना खिला दे। आश्रुति जाने लगी तो दिव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली,
कहाँ चली? चलो मेरे साथ भैया को खाना खिलाने। मजबूरन आसुरती को दिव्या के साथ जाना पड़ा। वो सर झुकाकर बैठ गई और दिव्या नैतिक को खाना खिलाने लगी। खाना खाकर नैतिक बोला, तुम्हारी दोस्त ऐसी ही है क्या? तुम्हारे जैसी चंचल और शरारती लड़की की इतनी शांत लड़की से दोस्ती कैसे हो गई? इस पर दिव्या बोली, आंसू और शांत ऐसा हो सकता है क्या? ये बस आपको देखकर शांत रहती है, नहीं तो दिन भर मेरा दिमाग खाती रहती है। नैतिक बोला, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, ये देखने में इतनी शांत लगती है। आसुरती चुपचाप बैठी थी। अगर दिव्या नैतिक के सामने उसकी पोल खोलने की बात नहीं कहती तो वो कब की भाग गई होती। दिव्या बोली, जानते हैं भैया, जब मैं इसे आंसू बोलती हूँ तो ये गुस्से से लाल हो जाती है। नैतिक भी आसुरती को चिढ़ाते हुए बोला, बस करो दिव्या, नहीं तो ये रोने लगेगी, देखो इसका चेहरा। आसुरती गुस्साते हुए बोली, मैं नहीं रोती, और फिर चुप हो गई। नैतिक हंसते हुए बोला, मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम्हें भी दिव्या की तरह बात बात पर गुस्सा आता है या नहीं। अब मुझे पता चल गया कि तुम भी दिव्या की तरह ही हो। आसुरती शर्मा गई। नैतिक अपने कमरे में चला गया। तब आसुरती दिव्या से बोली, तुम बड़ी शैतान हो, तुम्हें उनसे ये सब कहने की क्या जरूरत थी? दिव्या अपने कान पकड़ते हुए बोली, ठीक है, माफ कर दो, फिर ऐसी गलती नहीं होगी। तुम ऐसे शर्माती रहोगी ना तो कोई दूसरी लड़की भैया को उड़ा ले जाएगी और तुम देखती रह जाओगी। आसुरती बोली, तो क्या करूं? दिव्या बोली, भैया ने खुद ही कहा है कि तुम लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लेना। तुम रोज भैया से पढ़ने आ जाना, मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगाऊंगी। इस तरह हम लोगों की पढ़ाई भी हो जाएगी और तुम्हें भैया के नजदीक आने का मौका भी मिल जाएगा। फिर दिव्या आसुरती को उसके घर तक छोड़कर आ गई। अगले दिन आसुरती फ्रेश होकर पढ़ने बैठ गई ताकि नैतिक अगर कोई प्रश्न पूछ ले तो वो उसका जवाब दे सके। उधर दिव्या भी ढेर सारे प्रश्न ढूंढने लगी ताकि वो नैतिक से वो सब पूछ सके और आसुरती इसी बहाने नैतिक के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता सके। इंतजार खत्म हुआ और आसुरती दिव्या के घर चल दी और सीधे दिव्या के पास पहुंची। नैतिक अकेले बैठा हुआ कुछ सोच रहा था, तभी दोनों उसके पास पहुंची। नैतिक बोला, बैठ जाओ दोनों और बताओ क्या पूछना है। दिव्या बोली, भैया हम दोनों को मैथ्स में थोड़ा प्रॉब्लम है, जरा ये प्रश्न समझा दीजिए ना। नैतिक वो प्रश्न हल करने लग गया। जब नैतिक ने वो प्रश्न हल कर दिया तो दिव्या आसुरती से बोली, मैं कहती थी ना कि मेरे भैया बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो मुश्किल से मुश्किल प्रश्न भी कुछ ही समय में हल कर देते हैं। आसुरती बोली, मैंने कब कहा कि ये इंटेलिजेंट नहीं है? नैतिक बोला, अच्छा अब तुम दोनों लड़ना बंद करो और कुछ भी पूछना है तो पूछो। दिव्या बोली, ठीक है मैं पूछती हूँ, आपको कैसी मूवी देखना पसंद है? नैतिक बोला, ये कैसा सवाल है? दिव्या बोली, बताइए ना प्लीज। नैतिक बोला, रोमांटिक और कॉमेडी वाली मूवी। पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? दिव्या बोली, मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप पहले जैसे ही हैं कि बदल गए हैं। नैतिक ने उसे प्यार से गाल पर मारा। दिव्या बोली, पता है भैया, आंसू को आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। आलू के पराठे नैतिक को बहुत पसंद थे। दिव्या चाहती थी कि नैतिक आसुरती से कुछ बोले, तभी नैतिक बोला, ये तो मेरी भी फेवरेट है। जब नैतिक चला गया तो आसुरती ने दिव्या से बोला, तुमने झूठ क्यों बोला? दिव्या बोली, तो क्या करूं? भैया को तुम्हारे करीब लाने का कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। मैं कुछ भी भैया को बोलूं तो तू बस हाँ कर देना। आसुरती बोली, ठीक है। अगले दिन दिव्या आसुरती को पहले ही अपने घर बुलाकर ले आई। आसुरती ने पूछा, कोई काम था? दिव्या बोली, किचन में चल बताती हूँ। दोनों मिलकर नैतिक की फेवरेट आलू पराठे बनाने लगी। नैतिक अपने कमरे में बैठा कुछ पढ़ रहा था। दिव्या उसके कमरे के पास आलू के पराठे लेकर आ गई। नैतिक दरवाजे की तरफ देखने लगा कि फिर उसने सोचा, कल आलू के पराठे की बात हो रही थी, शायद इसलिए मुझे उसकी महक आ रही है। नैतिक ये सोचकर फिर पढ़ाई में लग गया। तभी दिव्या उसके पास आई और बोली, भैया आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए एक सरप्राइज लाई हूँ। नैतिक बोला, कैसा सरप्राइज? दिव्या बोली, पहले आंखें तो बंद कीजिए, कितने सवाल करते हैं। नैतिक ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी आसुरती ने गर्मा गर्म आलू पराठे की प्लेट लाकर उसके सामने रख दी। दिव्या ने नैतिक को आंखें खोलने के लिए कहा। नैतिक ने झट से आंखें खोलीं तो सामने पराठे देखकर खुश हो गया और उन्हें बड़े चाव से खाने लगा।
नैतिक दिव्या से बोला, मुझे लग रहा है कि आज आलू पराठे बने हैं, पर फिर मुझे लगा कि कल तुमने इस बारे में बात की थी, इसलिए मुझे ऐसा लगा। दिव्या बोली, बस खाइएगा ही कि तारीफ भी कीजिएगा। नैतिक बोला, इतने टेस्टी पराठे बने हैं कि तारीफ के लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास। सचमुच तुमने आज मेरा दिल खुश कर दिया। दिव्या बोली, मुझे क्यों बोल रहे हैं, ये मैंने थोड़ी बनाए हैं। नैतिक बोला, तो किसने बनाया है? दिव्या बोली, आंसू ने। मैंने ही इसे बनाने के लिए कहा था। मैं देखना चाहती थी कि आंसू कितना टेस्टी खाना बनाती है, ताकि पिकनिक पे खाना बनाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आपके पसंद का खाना भी बन गया और मेरा काम भी हो गया। अब आंसू ही पिकनिक पर खाना बनाएगी। नैतिक दिव्या से बोला, काश तुम भी इतना टेस्टी खाना बनाती और मुझे हमेशा ऐसा ही खाना खाने को मिलता। दिव्या मजाक करते हुए बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप आंसू से शादी कर लीजिए। जब ये हमारे घर आ जाएगी तो रोज आपको ऐसा ही टेस्टी खाना खाने को मिलेगा। नैतिक दिव्या को डांटते हुए बोला, तुम्हें हर बात में मजाक ही सूझता है। जा दो और पराठे लेकर आ। आश्रुति दरवाजे पर ही खड़ी थी। नैतिक उससे बोला, तुम खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। दिव्या को तो ऐसे ही मजाक करने की आदत है। वैसे तुम खाना बहुत टेस्टी बनाती हो। दिव्या को भी ऐसा खाना बनाना सिखा देना। आश्रुति बोली, थैंक यू, और वो चुप हो गई। नैतिक ने उससे पूछा, तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? तभी दिव्या भी पराठे लेकर आ गई। नैतिक उससे बोला, दिव्या, अपनी दोस्त को समझाओ कि मैं भी तुम दोनों की तरह ही इंसान हूँ। मुझे ऐसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। फिर वो आश्रुति से बोला, तुम्हें मुझसे जो भी कहना है बेझिझक कहो, डरो मत। तुमने कोई गलती थोड़ी ही की है जो मुझसे डरती हो। आश्रुति बोली, सॉरी, आगे से ऐसा नहीं करूँगी। नैतिक बोला, मुझे ऐसे ही लोग पसंद हैं। जब नैतिक ने खा लिया तो दिव्या से बोला, तुम खा लो और आश्रुति को भी खिला देना। वो काम करते करते थक गई होगी, उसके बाद पढ़ लेना। दोनों खाने चली आईं। दिव्या बोली, देख आजकल भैया तेरा कितना ख्याल रख रहे हैं। और सुन, अब शर्माने से काम नहीं चलेगा। भैया से ठीक से बात करना। देखना एक दिन भैया भी तुझे पसंद करने लगेंगे। उसकी बात सुनकर आश्रुति मुस्कुरा दी। फिर वो दिव्या से बोली, तू जैसा बोलेगी वैसा ही करूँगी। अब खाएगी भी या बातें ही करती रहेगी? पढ़ने भी तो जाना है, वो इंतजार कर रहे होंगे। दिव्या उसे चिढ़ाते हुए बोली, भैया की अभी से ही चिंता होने लगी, क्या बात है? अच्छा, भैया से जब तेरी शादी हो जाएगी तो मैं तेरी नंद बन जाऊंगी, पर मुझे दिव्या ही बोलना। हम लोग एक दूसरे के लिए जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। दोनों पराठे खाकर फिर नैतिक से पढ़ने चली आईं। आश्रुति ने आज नीले रंग का सूट पहना था, जो नैतिक का पसंदीदा रंग था। आश्रुति ने पहले नैतिक से एक प्रश्न पूछा। जब वो प्रश्न नैतिक ने सॉल्व कर दिया तो दिव्या ने प्रश्न पूछा। नैतिक ने वो प्रश्न भी सॉल्व कर दिया। फिर दिव्या आश्रुति से बोली, क्या बात है आशु, तुमने आज भैया के पसंदीदा रंग के कपड़े पहने हैं। आश्रुति बोली, नीला मेरा पसंदीदा रंग है। तुम झूठ बोलकर मुझे क्यों तंग कर रही हो? दिव्या बोली, सच में ये भैया का भी पसंदीदा रंग है। तब नैतिक बोला, हाँ श्रुति, नीला मेरा भी पसंदीदा रंग है। हम लोगों की पसंद काफ़ी मिलती जुलती है। ऐसे ही रोज दिव्या नैतिक की पसंदीदा चीज़ों को आश्रुति का फेवरेट कहती थी और आश्रुति बोलती कि तुम झूठ बोल रही हो, ये मेरा फेवरेट है, तुम्हारे भैया का नहीं। और अंत में नैतिक को कहना ही पड़ता कि ये दोनों का ही फेवरेट है। इस तरह नैतिक के मन में आश्रुति के लिए दिव्या एक सोच पैदा कर रही थी, ताकि धीरे धीरे ये सोच प्यार में बदल जाए। पर नैतिक आश्रुति को सिर्फ दोस्ती की नज़र से ही देखता था। ऐसे ही समय गुजर गया और वो दिन भी नज़दीक आ गया जब वापस हॉस्टल जाना था। नैतिक और प्रतीक दोनों हॉस्टल जाने के लिए अपना बैग पैक करने लगे। नैतिक दिव्या और आश्रुति से बोला, कल मैं चला जाऊंगा, पर तुम दोनों मन लगाकर पढ़ाई करना, गप्पे कम मारना। आश्रुति उदास हो गई। एक साल तक वो नैतिक से नहीं मिल पाएगी। दिव्या भी उदास हो गई कि भैया को आश्रुति के करीब लाने का मौका अगले साल ही मिलेगा। कहीं भैया को वहाँ किसी और से प्यार हो गया तो वो आश्रुति को क्या जवाब देगी? फिर आश्रुति पर क्या बीतेगी? दिव्या के मन में ख्याल आने लगे। दिव्या अपने आप से बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। भैया को सब कुछ बता दूंगी, पर क्या बताऊं कि आश्रुति आपसे प्यार करती है, पर मैं ये भैया से कह भी नहीं सकती। दिव्या इसी अंतर्द्वंद में फंसी हुई थी कि नैतिक बोला, क्या हुआ दिव्या,
मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। मैं तुम लोगों से फोन पे बात करता रहूंगा। उधर जब प्रतीक स्वेच्छा से बोला मैं कल चला जाऊंगा, तो स्वेच्छा भी उदास हो गई और बोली तुम चले जाओगी तो मैं अकेली हो जाऊंगी, पर तुम मेरी चिंता मत करना। मन लगाकर पढ़ाई करना और अपना ख्याल रखना। मुझे लेटर भेजते रहना, उसी के सहारे तो मैं अपना समय काटती हूँ। प्रतीक बोला तुम भी मेरी चिंता मत करना, मैं वहाँ मन लगाकर पढ़ूंगा और तुम्हें लेटर लिखता रहूंगा। इसके बाद दोनों ने ढेर सारी बातें की। बातें करते करते शाम हो गई और प्रतीक को ना चाहते हुए भी अपने घर आना पड़ा। प्रतीक की माँ उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही बोली स्वेच्छा से मिलकर आ गए। प्रतीक बोला हाँ माँ। प्रतीक फिर अपने बैग चेक करने लगा कि कुछ रह तो नहीं गया। तभी उसके पापा आए। वो अपने साथ मिठाई का डिब्बा लाए थे। वो प्रतीक को देकर बोले ये डिब्बा अपने बैग में रख लेना, इसमें काजू की बर्फियां हैं। उस समय रामपुर की काजू बर्फियां बहुत मशहूर थीं। जो भी उसे एक बार चख लेता वो उसका स्वाद कभी नहीं भूलता था। प्रतीक की माँ उसके लिए खाना लेकर आई और प्रतीक से बोली आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला दूं, इसके बाद तो फिर अगले साल ही खिलाने का मौका मिलेगा। ये कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। धीरे से उन्होंने पल्लू से अपने आंसू पोंछे। अपने बेटे को अपने आंसू दिखाकर वो प्रतीक को कमजोर नहीं करना चाहती थी। खाना खाकर प्रतीक अपने कमरे में चला गया, पर वो बहुत उदास था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि माँ कितनी अच्छी होती हैं, कितना प्यार करती हैं। सच में माँ की तुलना कोई नहीं कर सकता। स्वेच्छा की माँ भी तो उसे कितना प्यार करती होगी। जब स्वेच्छा ने अपने सामने उन्हें दम तोड़ते हुए देखा होगा तो वो कितना रोई होगी। इसके अलावा उसकी मामी भी तो उसे दुख देती हैं, उसका तो दम ही घुटता होगा वहाँ। यही सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई। उसकी माँ ने कमरे में आकर देखा तो वो सो रहा था। उन्होंने धीरे से अपने बेटे का माथा चूम लिया और फिर सोने चली गईं। सुबह प्रतीक की माँ ने जल्दी उठकर उसकी पसंद की कुछ चीजें बना दी। जैसे कि हर माँ का दिल होता है, वो भी अपने बेटे को हर खुशी देना चाहती थी। थोड़ी देर प्रतीक उठकर फ्रेश होकर खाना खाकर तैयार हो गया। तभी उसके पापा उसके लिए रिक्शा लेकर आ गए। उसकी माँ ने अपनी बनाई सारी चीजें प्रतीक के बैग में रखकर बोली मैंने तुम्हारी पसंद की कुछ चीजें बनाकर रख दी हैं, हॉस्टल पहुंचकर खा लेना। प्रतीक ने अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया और रिक्शे पर बैठकर स्टेशन चल पड़ा। उसके मम्मी पापा दरवाजे पे खड़े होकर उसे तब तक देखते रहे जब तक वो उनकी आंखों से ओझल ना हो गया। प्रतीक ट्रेन में चढ़कर अपनी सीट पर बैठ गया। प्रतीक फिर अपनी सोच में डूब गया। प्रतीक उस दिन भी सोच में डूबा था जब वो घर आ रहा था, पर उस सोच में खुशी थी और वो थी मिलन की खुशी। आज की सोच में खुशी तो है कि वो स्वेच्छा के सपने की तरफ एक और कदम बढ़ाने जा रहा है, पर इसके साथ गम भी है। वो है बिछड़ने का गम। जिस तरह सुख दुख जिंदगी के दो किनारे हैं, उसी तरह मिलना बिछुड़ना भी इस जिंदगी की रीत है। जिससे हम मिलते हैं उससे एक दिन बिछड़ना भी पड़ता है। यही सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई। उसकी नींद तब खुली जब उसके बगल में बैठे हुए आदमी ने उसे जगाया। प्रतीक घबराकर उठ गया और पूछने लगा हम दिल्ली पहुंच गए क्या? तो वो आदमी बोला ट्रेन आधे घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगी। प्रतीक दिल्ली आने का इंतजार करने लगा। दिल्ली आते ही प्रतीक ने ओला बुक किया और उसमें बैठकर हॉस्टल पहुंच गया। हॉस्टल पहुंचकर वो सीधे अपने कमरे में गया। नैतिक अभी नहीं आया था। प्रतीक ने कमरा ठीक से व्यवस्थित किया और सो गया। नींद में फिर वो स्वेच्छा के सपनों में खो गया। ये सपने भी अजीब होते हैं ना, जिससे भी हम हकीकत में नहीं मिल पाते उससे हमें मिला देते हैं। चाहे दो प्यार करने वालों के बीच कितनी भी दूरियां हों, ये सपने उन्हें एक दूसरे के करीब ला देते हैं। नैतिक जब आया तो उसने प्रतीक आर्यन को सोते देखकर अपना सामान व्यवस्थित करने लगा। थोड़ी देर में प्रतीक की नींद खुली तो नैतिक को सामने देखकर चौंक गया। फिर वो नैतिक से बोला तुम कब आए और मुझे जगाया क्यों नहीं? नैतिक बोला तुम सो रहे थे तो मैंने सोचा तुम्हें कुछ देर आराम करने दूं। नैतिक बोला चलो अब कुछ खा लेते हैं, बातें करने के लिए तो पूरी रात पड़ी है। दोनों खाकर एक दूसरे की छुट्टियां कैसे बीतीं इस बारे में बात करने लगे। प्रतीक ने नैतिक को स्वेच्छा और अपने मम्मी पापा के बारे में बताया और नैतिक ने प्रतीक को दिव्या और आश्रुति के बारे में। देखते देखते रात हो गई। अगली सुबह दोनों तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गए।
जब वो कॉलेज पहुंचे तो कोई भी इधर उधर घूमता हुआ नजर नहीं आया। दोनों समझ गए कि टीचर क्लास में पहुंच गए हैं। नैतिक बोला, क्लास जाएंगे तो टीचर इंसल्ट करने लगेंगे, चलो तब तक बाहर घूमते हैं। दोनों बाहर घूमते रहे। जब बेल लग गया तो दोनों क्लास में घुसकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। चूंकि दोनों पढ़ने में अच्छे थे, इसलिए बहुत सारे लड़के उनके दोस्त बन गए। लड़कियां भी उनसे दोस्ती करना चाहती थीं, पर वे दोनों लड़कियों से अलग ही रहते। लेकिन अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता तो वो उस लड़के से लड़ लेते। एक दिन एक लड़की अपने क्लास में जा रही थी तो दो लड़के उसे देखकर गंदे गंदे कमेंट करने लगे। प्रतीक और नैतिक उधर ही जा रहे थे। तभी प्रतीक ने दोनों लड़कों की हरकत देख ली और नैतिक को भी ये दिखा दिया। नैतिक बोला, चलो चलते हैं। तो आर्यन बोला, चलो। इसके बाद दोनों ने मिलकर उनकी पिटाई शुरू कर दी। शोर सुनकर सारे लड़के लड़कियां आ गए और उन्हें पीटने से रोका और पीटने का कारण भी पूछा। दोनों ने सब कुछ बता दिया। वे लोग बोले, इन्हें हमारे हवाले कर दो, हम इनकी कंप्लेंट कर देते हैं, तब जाकर ये लोग सुधरेंगे। और फिर वो लोग दोनों लड़कों को अपने साथ ले गए। सब वहां से चले गए, पर जिस लड़की को वो दोनों लड़के छेड़ रहे थे वो वहीं रुकी थी। उसने प्रतीक और नैतिक को थैंक यू बोला और फिर बोली कि मुझे तो लगता था सारे लड़के एक ही जैसे होते हैं, पर आप दोनों को देखकर लगा कि मेरी सोच गलत थी। वैसे तो मैं लड़कों से बात नहीं करती, पर आप दोनों मुझे अच्छे लगे, इसलिए आप दोनों से दोस्ती करना चाहती हूँ। नैतिक बोला, हम लोग लड़कियों से दोस्ती नहीं करते। तो वो लड़की बोली, मुझे आप लोग दोस्त नहीं पर बहन तो बना ही सकते हैं ना, चलिए बहन ही समझकर हाथ मिला लीजिए। नैतिक बोला, अच्छा ठीक है, और दोनों ने उससे हाथ मिला लिया। लड़की ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम सोनिया है, मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। इसके बाद दोनों ने अपना अपना परिचय दिया। सोनिया के पापा अजीत सहाय दिल्ली के जाने माने बिजनेसमैन में से एक थे। उनकी इकलौती बेटी सोनिया थी। सोनिया कॉलेज में लड़कों द्वारा लड़कियों को तंग करते देखती थी तो उसे लगता था कि सारे लड़के एक ही जैसे होते हैं। एक दिन जब क्लास खत्म हो गया तो सोनिया प्रतीक और नैतिक को अपने घर चलने की जिद करने लगी। नैतिक आर्यन से बोला, चलो चलते हैं, इसी बहाने सोनिया का घर भी देख लेंगे। दोनों सोनिया को साथ ले उसके कार में बैठकर उसके घर चल दिए। एक आलीशान बंगले के सामने कार जाकर रुकी। चौकीदार ने दरवाजा खोला। अंदर लॉन में 4 कार खड़ी थीं। फिर गार्डन था जिसके बीचों बीच फाउंटेन था जिसके चारों ओर फूल लगे थे। उसके बगल में स्विमिंग पूल था। दोनों सोनिया का घर देखकर हैरान हो गए कि इतने बड़े घर की लड़की इतनी सिंपल रहती है। दोनों मेन गेट से सोनिया के साथ घर के अंदर आ गए। घर क्या था, पैलेस था। चारों तरफ बेशकीमती सजावट के सामान, बड़ा सा हॉल, हॉल के दोनों तरफ घुमावदार सीढ़ी ऊपर तक जाती थी। सोनिया ने दोनों को बैठाया और अपने एक नौकर से कहकर अपनी माँ को बुलवाया। थोड़ी देर में उसकी माँ आ गई। वो भी उनके पास आकर बैठ गई। तभी एक लड़की जूस और बहुत सारा नाश्ता लेकर आ गई। वे दोनों बोले, आंटी इतना सब करने की क्या जरूरत थी। सोनिया की माँ बोली, तुम दोनों भी तो मेरे बेटे जैसे हो और बेटों के लिए कुछ करने में माँ को तकलीफ नहीं खुशी होती है। सोनिया ने मुझे उस दिन की सारी बात मुझे बताई थी कि तुम दोनों ने कैसे उन लड़कों की पिटाई की थी। वे हमेशा सोनिया को तंग करते थे। आजकल तो सोनिया बस तुम दोनों की ही बातें करती है। उसने मुझे ये भी बताया कि तुम दोनों हॉस्टल में रहते हो, वहाँ तो अच्छा खाना नहीं मिलता होगा। दोनों को वहाँ थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था, जो सोनिया ने महसूस कर लिया। सोनिया बोली, आप दोनों ने मुझे बहन माना है, फिर बहन के घर में भाइयों को कैसी हिचकिचाहट। दोनों सोनिया और उसकी माँ का अपनापन देखकर कंफर्टेबल हो गए और सबने मिलकर नाश्ता खत्म कर दिया। नैतिक बोला, अब हम लोग निकलते हैं। तभी सोनिया की माँ बोली, सोनिया और मैं घर में अकेले रहते हैं, तुम दोनों मिलने आ जाया करना। जब से सोनिया तुम लोगों से मिली है तब से वो बहुत खुश रहने लगी है। तुम दोनों में इसे अपना भाई नजर आता है। तुम लोग यहाँ आओगे तो हम दोनों को बहुत खुशी होगी। नैतिक बोला, ठीक है आंटी, हम लोग आएंगे आप दोनों से मिलने। फिर दोनों वहां से निकल गए। दोनों रास्ते भर सोनिया और उसकी माँ के बारे में सोचते रहे कि दोनों कितनी अच्छी हैं। सोनिया इतनी अमीर है पर हमें उसे देखकर कभी महसूस नहीं हुआ। नैतिक और प्रतीक की दोस्ती पूरे कॉलेज में मशहूर हो गई थी। हर कोई उनकी दोस्ती की मिसाल देता था, मानो दोनों एक दूसरे की छाया हों।
एक जो बात कह देता वो दूसरे के लिए पत्थर की लकीर बन जाता। एक दिन दोनों सोनिया के घर गए। चौकीदार ने उन्हें पहचान लिया था, इसलिए उन्हें अंदर जाने दिया। उस दिन सोनिया के डैड घर पर ही थे। उन दोनों को साथ देखकर वो भी समझ गए कि ये नैतिक और आर्यन हैं। सोनिया ने उन दोनों के बारे में उन्हें पहले ही बता दिया था। आर्यन प्रतीक का ही नाम है। उन दोनों ने उन्हें देखकर नमस्ते किया। वे भी समझ गए थे कि वो सोनिया के पापा हैं। सोनिया के पापा ने दोनों को बैठाया और इसके बाद सोनिया और अपनी पत्नी को बुलाया। थोड़ी देर में दोनों वहां आ गईं। नैतिक और प्रतीक को देखकर दोनों बहुत खुश हुईं। सोनिया ने अपने डैड से दोनों का परिचय करवाया। उनको भी दोनों बहुत अच्छे लगे। कुछ घंटे वहां बैठकर सबने बातें की, फिर दोनों जाने लगे। सोनिया के डैड ने भी दोनों को घर आते रहने के लिए कहा। वो दोनों जब भी वक्त मिलता तो सोनिया के घर चले आते। धीरे धीरे दोनों सोनिया और उसकी फैमिली के बहुत करीब हो गए, जैसे कि वो उनकी ही फैमिली का हिस्सा हों। जब भी सोनिया के घर कोई फंक्शन पड़ता तो दोनों जरूर आते। ऐसे ही समय बीतता गया और दोनों ने इंटर के एग्जाम को बहुत अच्छे नंबर से पास किया। एग्जाम के बाद दोनों कुछ दिनों के लिए घर जा रहे थे। प्रतीक ने नैतिक से कहा, इस बार तुम मेरे घर जरूर आना, मैं तुम्हें स्वेच्छा से मिलवाऊंगा। नैतिक बोला, ठीक है, मैं इस बार तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि स्वेच्छा में ऐसा क्या है जो तुम हमेशा उसकी बातें किया करते हो। अच्छा, अपने घर का पता तो दो। प्रतीक ने नैतिक को अपने घर का पता दे दिया। दोनों एक दूसरे को बाय करके अपने अपने रास्ते चल दिए। प्रतीक ट्रेन में बैठा ये सोच रहा था कि जब स्वेच्छा को उसके रिजल्ट के बारे में पता चलेगा तो वो कितनी खुश होगी, और जब उसे नैतिक के आने के बारे में पता चलेगा तो उसकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। इधर नैतिक ये सोच रहा था कि दिव्या मुझे देखेगी तो कितनी खुश होगी। जब मैं पिछली बार छुट्टियों के बाद वापस दिल्ली जा रहा था तो वो कितनी उदास हो गई थी। प्रतीक घर पहुंचा तो उसकी माँ उसकी फोटो देखने में मगन थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि प्रतीक घर आ गया है। प्रतीक ने धीरे से अपना सामान रखा और चुपके से अपनी माँ के पास आ गया और उनकी आंखें बंद कर दी। पहले तो उसकी माँ चौंक गई, पर फिर उसको पहचान गई। प्रतीक की माँ बोली, प्रतीक। तब प्रतीक बोला, माँ तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं हूँ? प्रतीक की माँ बोली, माँ बेटे का रिश्ता ही ऐसा होता है, जरा सी खरोच बेटे को लग जाए तो दर्द माँ को होता है। फिर मैं तुम्हारे स्पर्श को कैसे नहीं पहचानूंगी? प्रतीक ने माँ के पैर छुए तो उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया। तभी उसके पापा भी आ गए। प्रतीक ने उनके भी पैर छुए। फिर प्रतीक और उसके पापा इधर उधर की बातें करने लगे। प्रतीक की अपने पापा से खूब जमती थी। वो उससे दोस्त की तरह बर्ताव करते थे। उन दोनों की बातें तब तक चलती रहती जब तक प्रतीक की माँ आकर उन दोनों को डांट ना दें। आज भी दोनों वैसे ही बात कर रहे थे कि तभी उसकी माँ उसके पापा को डांटती हुई बोली, मेरा बेटा थक गया है, पहले उसे कुछ खा लेने दीजिए, फिर आपकी बातें होती रहेंगी। प्रतीक खाकर सो गया और सीधे अगली सुबह उठा। उसकी माँ उसकी पसंदीदा मटर पनीर की सब्जी, पुलाव और रायता बना रही थी, जिसकी खुशबू उसके कमरे तक आ रही थी। वो सीधे अपनी माँ के पास किचन में गया और बोला, वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा खाने में, मैं जल्दी से तैयार होकर आता हूँ। प्रतीक 10 मिनट में तैयार होकर अपनी माँ के सामने था। प्रतीक ने स्वाद ले लेकर खाना खाया। जब वो स्वेच्छा के पास जाने लगा तो उसकी माँ ने स्वेच्छा के लिए भी वो सब पैक कर दिया। स्वेच्छा अपने कमरे में बैठी प्रतीक का लेटर पढ़ रही थी। प्रतीक ने उसे देख लिया, इसलिए धीरे धीरे वो खिड़की के पास पहुंचा और फिर स्वेच्छा का नाम पुकारा। स्वेच्छा ने जैसे ही खिड़की के बाहर देखा वो छुप गया। ऐसा उसने 3 बार किया। पहले तो स्वेच्छा को लगा कि वो प्रतीक का लेटर पढ़ रही है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है कि प्रतीक उसे बुला रहा है। तभी उसे याद आया कि प्रतीक ने लेटर में लिखा था कि वो जल्दी ही घर आएगा। वो सोचने लगी कि कहीं प्रतीक सचमुच तो नहीं आ गया। उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे वो प्रतीक की आवाज़ सुनी नहीं रही। तभी प्रतीक ने फिर स्वेच्छा का नाम पुकारा। स्वेच्छा बोली, मुझे पता है प्रतीक, तुम यहीं पर हो, मुझे और तंग मत करो, प्लीज सामने आ जाओ। प्रतीक उसके सामने आ गया। स्वेच्छा उसे देखकर दौड़ी दौड़ी बाहर आ गई। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगे। प्रतीक ने अपनी माँ का दिया टिफिन स्वेच्छा को दे दिया। स्वेच्छा को भी प्रतीक की माँ के हाथों का खाना खाकर बहुत अच्छा लगा। फिर प्रतीक उससे बोला, स्वेच्छा, तुम्हें 2 खुशखबरी सुनानी है। पहला तो ये कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, और दूसरा,
नैतिक यहाँ आने वाला है। स्वेच्छा बोली, सच प्रतीक, तुमने मुझे कितनी खुशी दी है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे पता था तुम इस बार भी अच्छे नंबरों से पास होगे। वैसे तुम्हारा दोस्त कब आ रहा है, मुझे भी उससे मिलवाना। प्रतीक बोला, वो तुम्ही से तो मिलने आ रहा है। इसके बाद प्रतीक ने स्वेच्छा को सोनिया और उसके परिवार के बारे में बताया। कुछ घंटे दोनों ने बैठकर बातें की। फिर प्रतीक अपने घर लौट गया। ऐसे ही रोज प्रतीक स्वेच्छा से मिलने आता था। इधर जब नैतिक ने अपने परिवार के साथ कुछ दिन बिता लिया तो अपने पापा से बोला, मैं आर्यन से मिलने उसके गांव जाना चाहता हूँ। उसके पापा ने उसे जाने की इजाजत दे दी। नैतिक दिव्या से बोला, मैं पहली बार आर्यन के घर जा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि उसके लिए क्या ले जाऊं। दिव्या बोली, आप उनके लिए कोई गिफ्ट खरीद लीजिए। नैतिक बोला, मुझे गिफ्ट खरीदना नहीं आता, तुम ही खरीद दो कोई अच्छा सा गिफ्ट। दिव्या बोली, ठीक है, मैं आश्रुति के साथ जाकर कोई गिफ्ट ले लेती हूँ। दोनों मार्केट जाकर कपल वाला स्टेचू ले आई। नैतिक को वो बहुत पसंद आया। नैतिक अगले दिन ट्रेन से रामगढ़ पहुंच गया। फिर वहां से प्रतीक के गांव पहुंचा। सारे लोग उसे देखकर चौंक गए कि ये कौन आ गया, इसे हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। नैतिक सोच रहा था कि किससे आर्यन के घर का पता पूछूं। एक जगह कुछ लड़के खेल रहे थे। नैतिक ने उन्हीं लड़कों में से एक से आर्यन का पता पूछा। वो लड़का बहुत शैतान था। उसने सोचा कि जिया की माँ के घर भेज देता हूँ, उसकी माँ सबसे लड़ती रहती है। जब ये लड़का उसके घर जाएगा तो जिया की माँ इसे खूब डांटेगी, तब कितना मजा आएगा। उस लड़के ने नैतिक को जिया के घर का पता दे दिया। नैतिक खुश था कि उसे आर्यन के घर का पता आखिर मिल ही गया। जब नैतिक जिया के घर के पास पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। वो जैसे ही अंदर घुसने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, जिया की माँ उसे देखकर चिल्लाने लगी। जिया की माँ अपनी कर्कश आवाज में बोली, तुम कौन हो, मेरे घर में क्यों घुसे जा रहे हो। नैतिक घबरा गया और बोला, ये आर्यन का घर है ना। वो चिल्लाई, यहाँ कोई आर्यन नहीं रहता, भागो यहाँ से। नैतिक जाने लगा। स्वेच्छा मामी के डर से घर में छुपी हुई थी। जब वो अपने कमरे में चली गई तो वो बाहर निकली और नैतिक से बोली, आप किससे मिलने आए हैं। नैतिक उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गया कि अभी तो इस घर में एक औरत चिल्ला रही थी, ये किसकी आवाज़ है। नैतिक पीछे मुड़ा तो स्वेच्छा को देखा तो देखता ही रह गया। स्वेच्छा ने उस दिन पिंक कलर का सूट पहना था। वो जिया का था, पुराना हो गया तो स्वेच्छा को मिल गया था। भले ही सूट पुराना था पर स्वेच्छा उसमें बड़ी अच्छी लग रही थी। स्वेच्छा की आंखों में एक अजीब कशिश थी जो नैतिक को अपनी तरफ खींच रही थी। स्वेच्छा भी नैतिक को देखती रह गई। थोड़ी देर बाद स्वेच्छा बोली, आप किससे मिलने आए हैं। नैतिक बोला, अपने दोस्त आर्यन से। स्वेच्छा बोली, लेकिन मुझे जितना पता है यहाँ कोई आर्यन नहीं रहता, आपको कोई गलतफहमी हुई है। नैतिक बोला, नहीं, मुझे आर्यन से ही मिलना है। स्वेच्छा बोली, हो सकता है मुझे पता ना हो, आप ढूंढ लीजिए, कोई होगा तो मिल ही जाएगा। नैतिक आगे बढ़ गया पर बार बार पीछे मुड़कर स्वेच्छा को देख रहा था और स्वेच्छा भी उसे तब तक देखती रही जब तक वह स्वेच्छा की आंखों से ओझल ना हो गया। जब वो चला गया तो स्वेच्छा अपने आप से बोली, मुझे ये क्या हो रहा है, मैं इस अजनबी के प्रति क्यों आकर्षित हो रही हूँ, जबकि मैं जानती हूँ कि फिर मैं इससे कभी नहीं मिलूंगी। उधर नैतिक सोचते हुए चल रहा था कि वो औरत जो चिल्ला रही थी, उसके घर में ऐसी सुशील लड़की कैसे हो सकती है। कहीं ये लड़की उसकी बेटी तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस औरत की आवाज़ कितनी कड़वी थी और इस लड़की की उतनी ही मधुर। यही सब सोचते सोचते जब नैतिक चलता जा रहा था, उसी समय प्रतीक स्वेच्छा से मिलने जा रहा था। जब उसने नैतिक को दूर से देखा तो उसे पहचान नहीं पाया। वह सोचने लगा, ये तो गांव का नहीं लगता, शायद शहर से आया है, चलो पूछता हूँ कौन है। उसे याद ही नहीं था कि नैतिक उसके गांव आने वाला है। जैसे ही वह नैतिक के करीब पहुंचा, उसे देखकर चौंक गया। प्रतीक, नैतिक, तू तू कब आया और कहाँ घूम रहा है। नैतिक बोला, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ पर यहाँ कोई तुम्हें पहचानता ही नहीं। मैंने एक लड़के से तुम्हारा पता पूछा तो उसने एक झगड़ालू औरत के घर का पता दे दिया। उसने मुझे इतना डांटा कि मैं तो डर कर वापस ही जाने वाला था कि तुम मिल गए। प्रतीक, ओह सॉरी, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया
कि यहाँ सब मुझे प्रतीक के नाम से जानते हैं। कुछ गिने चुने लोगों को ही पता है कि आर्यन भी मेरा नाम है, नैतिक बोला। इसीलिए तो जिससे भी पूछा कि आर्यन कहाँ रहता है, तो सबका यही जवाब था कि वो किसी आर्यन को नहीं जानते। प्रतीक बोला, अच्छा छोड़ो इन बातों को, चलो घर चलते हैं। इसके बाद प्रतीक नैतिक को लेकर उसके घर आ गया। नैतिक को देखकर प्रतीक के मम्मी पापा बहुत खुश हुए। नैतिक से थोड़ी देर बात करने के बाद प्रतीक की माँ सबके लिए चाय और नाश्ता ले आई। फिर सब साथ बैठकर बातें करने लगे। नैतिक ने तभी गिफ्ट निकालकर प्रतीक को दिया। प्रतीक ने जब गिफ्ट खोला तो बहुत खुश हुआ। कपल के स्टेचू देखकर वो अपने और स्वेच्छा के बारे में कल्पना करने लगा। फिर नैतिक से बोला, ये गिफ्ट किस लिए लाए हो? नैतिक बोला, क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त को गिफ्ट नहीं दे सकता? प्रतीक बोला, अच्छा बाबा तुम जीते मैं हारा, अब तो खुश। छोड़ो ये सब, ये सोचो कि हम लोग कहाँ रहकर पढ़ाई करेंगे। तुम ठहरे मैथ्स के स्टूडेंट और मैं बायो का, हम लोग एक साथ कैसे रहेंगे? नैतिक कुछ देर सोचकर बोला, हम दोनों पीजी में रहेंगे, तो मेडिकल कॉलेज की तैयारी करना और मैं इंजीनियरिंग की, इस तरह हम लोग साथ रह सकते हैं। प्रतीक को भी ये आइडिया अच्छा लगा। उसके पापा ने भी इसकी स्वीकृति दे दी। प्रतीक को खुशी इसलिए हुई कि सब्जेक्ट अलग होने के बावजूद भी उन्हें अलग नहीं होना पड़ेगा। दिन भर दोनों ने बातें की। रात में प्रतीक की माँ ने नैतिक की पसंद का खाना बनाया। नैतिक को प्रतीक की माँ से इतना प्यार मिला कि उसे लगा ही नहीं कि वो उनसे पहली बार मिला है। वह सोचने लगा कि प्रतीक की माँ उसे कितना प्यार करती हैं, पर मेरी माँ के पास मुझे प्यार करने का समय ही नहीं है। प्रतीक कितना खुशनसीब है कि उसे अपनी माँ के साथ समय बिताने का मौका मिला है। फिर वो खुद को समझाते हुए बोला, माँ भी तो हम दोनों के लिए ही काम करती है ना, वो भी तो चाहती होंगी हम दोनों को प्यार करें, पर समय के अभाव के कारण नहीं कर पाती। रात को जब नैतिक सोया तो बस स्वेच्छा के बारे में ही सोच रहा था। उधर स्वेच्छा भी नैतिक के बारे में ही सोच रही थी। प्रकृति ने स्त्री को खासा खूबसूरती से नवाजा है। स्त्री के बिना तो खूबसूरती की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सारी दुनिया बदसूरत नजर आएगी और शर्म व शालीनता इनकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। सच, स्वेच्छा में ये सारे गुण थे। सुबह उठकर नैतिक और प्रतीक तैयार होकर खाना खाकर गांव देखने निकल गए। प्रतीक ने नैतिक से कहा, मैं सबसे पहले तुम्हें स्वेच्छा से मिलवाता हूँ। दोनों स्वेच्छा के मामा के घर की तरफ चल दिए। नैतिक को वो घर जाना पहचाना लगा। वह डर गया और प्रतीक से बोला, नहीं मैं इस घर में नहीं जाऊंगा, इसी घर में तो मैं घुसा था। उस औरत ने मुझे बहुत डांटा था, फिर देखेगी तो और डांटेगी। प्रतीक बोला, घबराओ मत, मैं तुम्हें अंदर नहीं ले जा रहा, मैं स्वेच्छा को बुलाता हूँ, तब तक तुम यहीं खड़े रहो। नैतिक मन ही मन सोच रहा था कि कहीं वो लड़की स्वेच्छा तो नहीं थी। तभी स्वेच्छा बाहर आ गई। उस अजनबी को देखकर वो अचकचा गई। सारी बात उसकी समझ में आ गई। प्रतीक स्वेच्छा से बोला, ये है मेरा दोस्त नैतिक, और नैतिक से बोला, यही है स्वेच्छा। दोनों कुछ नहीं बोले। प्रतीक बोला, क्या हुआ स्वेच्छा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? स्वेच्छा बोली, ये कल मुझसे मिल चुके हैं, इन्हें मामी ने खूब डांटा था। नैतिक बोला, मैं भी कल जिस लड़की से मिला था वो स्वेच्छा ही है। प्रतीक बोला, तुम दोनों एक दूसरे को आप क्यों बोल रहे हो? तुम बोलो, आप अच्छा नहीं लगता। नैतिक स्वेच्छा से बोला, आर्यन ने मुझे आपके बारे में बताया था। ओ सॉरी, मेरा मतलब है आर्यन ने तुम्हारे बारे में बताया था। स्वेच्छा बोली, प्रतीक ने भी मुझे आपके बारे में बताया था। प्रतीक बोला, मुझे मालूम था तुम लोग नहीं सुधरोगे, तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आता हूँ। स्वेच्छा बोली, रुको तो, कहाँ जा रहे हो? पर प्रतीक नहीं रुका। उसकी माँ ने स्वेच्छा के लिए कुछ मिठाइयाँ भेजी थीं, वो वही लाना भूल गया था। जब प्रतीक चला गया तो स्वेच्छा को नैतिक के साथ बैठना अजीब लग रहा था। उसने शर्म के मारे सर झुका लिया। नैतिक बोला, आपको मेरे यहाँ रहने से कोई दिक्कत है? अगर है तो चला जाता हूँ। स्वेच्छा बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे पहली बार मिली हूँ, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। मेरा प्रतीक के अलावा कोई दोस्त नहीं है ना? नैतिक ने फिर बात शुरू की। वो बोलता जा रहा था और स्वेच्छा सुनती जा रही थी। नैतिक स्वेच्छा से बोला, आप भी तो कुछ बोलिए। स्वेच्छा बोली, मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बताऊं। तभी प्रतीक आता हुआ दिखाई दिया। स्वेच्छा उससे बोली, कहाँ चले गए थे तुम? प्रतीक बोला, मम्मी ने मिठाइयाँ भेजी थी तुम्हारे लिए, वो मैं घर पे ही भूल गया था। स्वेच्छा बोली, इसकी क्या जरूरत थी? प्रतीक बोला,
मुझे लग रहा था कि तुम सोचोगी कि नैतिक पहली बार यहाँ आया है और तुम इसे कुछ खिला भी नहीं पाई, इसलिए मैं ये लेकर चला आया। और फिर मिल बांट कर खाने का मजा ही अलग है। स्वेच्छा बोली, पर मैं अलग खाऊंगी। प्रतीक बोला, क्या हो गया? जैसे मैं हूँ वैसे ही नैतिक भी है, एक साथ खाओगी तो क्या हो जाएगा? स्वेच्छा को मजबूरन उनके साथ खाना पड़ा। फिर प्रतीक स्वेच्छा को नैतिक के बारे में बताने लगा। स्वेच्छा चुप थी। प्रतीक बोला, तुम कुछ नहीं कहोगी? स्वेच्छा बोली, तुमने बोलने का मौका ही कहाँ दिया? प्रतीक बोला, ठीक है अब बोलो। स्वेच्छा बोली, बस गप्पे मारते रहोगे कि उन्हें गांव भी दिखाओगे? प्रतीक बोला, ओह मैं तो भूल ही गया, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। अब हम लोग चलते हैं। नैतिक और प्रतीक वहां से निकल गए और स्वेच्छा उन्हें दूर तक जाते हुए देखती रही। नैतिक भी नजर बचाकर स्वेच्छा को देखता रहा। प्रतीक नैतिक को गांव दिखाने लगा, पर नैतिक का दिल तो स्वेच्छा के पास ही रह गया। शाम को दोनों घर पहुंचे। प्रतीक के पापा नैतिक के लिए पेड़ के पके ताजा आम और लीची लाए थे। सबने साथ मिलकर वो खाया। नैतिक बोला, अब मैं सबसे मिल चुका हूँ, कल मैं वापस घर चला जाऊंगा। प्रतीक के पापा ने कहा कि कुछ दिन और रुक जाओ। नैतिक बोला, नहीं अंकल, मैं अपनी फैमिली के साथ भी कुछ दिन बिताऊंगा, फिर छुट्टियां भी खत्म हो जाएंगी। जब हम लोग साथ रहेंगे तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। नैतिक अगले दिन ट्रेन से पटना आ गया। दिव्या उसे देखकर बहुत खुश हुई और बोली, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, आपके बिना तो घर खाली खाली लगता है। नैतिक उसे चिढ़ाते हुए बोला, मुझे तो वहाँ इतना प्यार मिला कि यहाँ आने का मन ही नहीं कर रहा था। वहाँ प्रतीक की माँ दिन भर मुझे खिलाती रहती थी। दिव्या गुस्साते हुए बोली, तो वहीं पे रह जाना था, यहाँ क्यों आए? यहाँ आपका है ही कौन? वहाँ पर आपके दोस्त रहते हैं, उनकी फैमिली रहती है। ये कहकर दिव्या रोने लगी। नैतिक हंसते हुए बोला, पगली मैं तो मजाक कर रहा था, जिसकी तुम जैसी प्यारी बहन हो उसका और कहीं मन लग सकता है भला? दिव्या अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं अब नहीं रोऊंगी, पर एक शर्त है, आपको मेरे साथ कैरम खेलना पड़ेगा। नैतिक बोला, बस इतनी सी बात, मुझे लगा तुम कोई बड़ी शर्त रखोगी। दिव्या जाने लगी तो नैतिक बोला, अब कहाँ जा रही हो? दिव्या बोली, आंसू को बुलाने, मैं अकेले थोड़े ही खेलूंगी। दिव्या आसुरती को बुलाने चली गई। आसुरती अपने कमरे में थी। दिव्या बोली, आंसू चल, भैया अपने दोस्त से मिलकर आ गए, उन्होंने तुम्हें कैरम खेलने के लिए बुलाया है। आसुरती बोली, मुझे? तुम नहीं हो जो वो मुझे बुलाएंगे। दिव्या बोली, नाटक मत कर, चल जल्दी। आसुरती दिव्या के साथ उसके घर चल दी। दोनों घर पहुंचे तो नैतिक सोफे पर बैठा था। दिव्या नैतिक से बोली, आप दोनों बैठिए, हम कैरम लेकर आते हैं। दोनों थोड़ी देर में कैरम लेकर आ गईं। नैतिक दिव्या से बोला, पर मुझे कैरम खेलना नहीं आता। दिव्या बोली, आपको खेलना ही पड़ेगा, ऐसे आप पीछे नहीं हट सकते। नैतिक बोला, अच्छा ठीक है, पर क्या खेलोगी? हम लोग तो तीन हैं। दिव्या बोली, गेम खेलेंगे, पहले आप और मैं खेलेंगे, और जो जीत जाएगा उससे आंसू खेलेगी। नैतिक बोला, तब तो मैं हार ही जाऊंगा, आसुरती तुम्हारे साथ ही खेलेगी। दिव्या बोली, ये तो खेलने पे ही पता चलेगा कि कौन हारता है और कौन जीतता। दिव्या और नैतिक कैरम खेलने लगे। दिव्या जानबूझकर हारने लगी। आसुरती बोली, दिव्या तुम इतना अच्छा कैरम खेलती हो, आज हार क्यों रही हो? दिव्या बोली, पता नहीं आज क्या हो गया, मुझसे अच्छा खेला ही नहीं जा रहा। अंत में दिव्या हार गई। नैतिक खुश होते हुए बोला, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं इतना अच्छा कैरम खेलता हूँ। दिव्या बोली, मैं हार गई तो क्या हुआ, आंसू से जीत कर तो दिखाइए। आसुरती रिलैक्स होकर खेलने लगी, क्योंकि नैतिक को तो कैरम खेलना आता ही नहीं था। अंत में वो हार गया। दिव्या उसे चिढ़ाते हुए बोली, कैसे लड़के हैं आप, एक लड़की से हार गए, जाइए, आपने तो मेरी नाक ही कटवा दी, अब मैं सबको क्या जवाब दूंगी? नैतिक बोला, बड़ी आई नाक वाली, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। दिव्या भागने लगी और नैतिक उसे पकड़ने लगा। फिर दिव्या आसुरती को पकड़कर खड़ी हो गई। नैतिक आसुरती के आगे जाता तो दिव्या पीछे। ऐसे ही करते करते दिव्या आसुरती के पीछे जाकर खड़ी हो गई और हाँफने लगी। नैतिक को लगा कि अब दिव्या पकड़ में आ जाएगी, पर वो जैसे ही उसके पास आया वो दौड़कर भागी।
जिससे आसुरती को धक्का लगा और वो नैतिक के ऊपर गिर गई। थोड़ी देर के लिए आसुरती होश खो बैठी और नैतिक भी सोचने लगा कि ये क्या हो गया। वो आसुरती को हटा भी तो नहीं सकता था। जब आसुरती को होश आया तो वो खुद को नैतिक की बाहों में देखकर शर्मा गई और हड़बड़ा उठी। नैतिक भी तुरंत उठ गया। आसुरती शर्मा कर अपने घर भाग गई। दिव्या दूसरे कमरे में जाकर छिप गई। नैतिक उसे ढूंढता हुआ आया और फिर उसे डांटा और बोला, तुम्हारे कारण सब हुआ है। बेचारी आसुरती चली गई। दिव्या बोली, मैंने कहा था कि मुझे पकड़िए, आप ही ना पकड़ने चले आए। जो हुआ सो हुआ, मैं आंसू को समझा दूंगी। पर आसुरती और दिव्या मन ही मन खुश थीं। नैतिक जल्दी ही सब भूल गया और स्वेच्छा के ख्यालों में खो गया और खुद से ही बातें करने लगा। मैं तो स्वेच्छा को दिल से चाहने लगा हूँ, पर क्या वो भी मुझे चाहती होगी? हो सकता है वो भी मुझे चाहने लगी हो। पर अगर उसने ये कह दिया कि वो मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं क्या करूँगा? मैं अब तक कितनी लड़कियों से मिला, पर जो एहसास मुझे स्वेच्छा को पहली बार ही देखकर हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। उसकी आवाज़ कितनी मधुर थी और उसकी मामी की उतनी ही कड़वी और ख़राब थी। उन्होंने जब मुझसे इस तरह से बात की, स्वेच्छा के प्रति उनका व्यवहार कितना खराब होगा। स्वेच्छा भी नैतिक के बारे में ही सोचती रहती थी, पर किसी को बता भी नहीं पाती थी। ऐसे ही दिन बीत गया। नैतिक और प्रतीक दिल्ली आ गए। वो सबसे पहले सोनिया के घर गए। सोनिया उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। तीनों बातें करने लगे। तभी सोनिया के पापा आ गए और उन्होंने उन लोगों की बातें सुन ली। सोनिया के पापा बोले, जब तक तुम दोनों को रहने की कोई जगह नहीं मिल जाती तुम लोग यहीं पर रहो। दोनों इनकार ना कर सके। सोनिया की माँ उन लोगों को माँ की तरह प्यार करती थी। अगले दिन से ही दोनों पीजी ढूंढने निकल पड़े। एक पीजी मिला, सोनिया के घर के ही पास था। वहाँ की व्यवस्था भी अच्छी थी। उन दोनों ने वहीं रहने का फैसला किया। वो सोनिया और उसके घर वालों से विदा लेकर वहीं रहने लगे। प्रतीक ने मेडिकल का एंट्रेंस क्लियर करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया और नैतिक ने इंजीनियर कॉलेज में। दोनों के सब्जेक्ट भले अलग थे, पर दोनों एक साथ जागते थे और एक साथ सोते थे। नैतिक पहले से थोड़ा बदल गया था। वो पढ़ते पढ़ते स्वेच्छा के ख्यालों में खो जाता था। पर जब प्रतीक पूछता कि क्या हुआ, नैतिक कहाँ खो गए, तो वो टाल देता। ऐसे ही दिन गुजरता गया और वो दोनों के कॉलेज में नए नए दोस्त बन गए। पर वे अपनी पढ़ाई से समय निकालकर सोनिया से मिलने चले ही आते थे। रक्षाबंधन के दिन दोनों उदास थे कि हमें राखी कौन बांधेगा। तभी प्रतीक को सोनिया की याद आई। उधर सोनिया भी बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। उसे यकीन था कि दोनों उसे राखी बंधवाने जरूर आएंगे। दोनों एक साथ सोनिया के घर पहुंचे। सोनिया नाराज होते हुए बोली, आप लोग कहाँ थे? मैं कब से आप दोनों का इंतजार कर रही थी। प्रतीक बोला, सॉरी थोड़ी देर हो गई, अब जल्दी से राखी बांध दो। तुम सुबह से भूखी होगी। सोनिया बोली, पर पहले किसे राखी बांधूं? आर्यन बोला, नैतिक को। और नैतिक बोला, आर्यन को। सोनिया बोली, अच्छा ठीक है, आप दोनों अपना प्लेस चेंज कर लीजिए। मैं जिसको पहले टच करूंगी उसी को पहले राखी बांधूंगी। नैतिक प्रतीक के प्लेस पर आ गया और फिर दोनों ने अपना प्लेस चेंज कर लिया। सोनिया ने पहले नैतिक को टच किया, इसलिए उसने पहले नैतिक को राखी बांधी, फिर प्रतीक को। वो नैतिक को मिठाई खिलाने लगी, पर जैसे ही नैतिक ने मुंह खोला वो मिठाई खुद खा गई। प्रतीक हंसकर बोला, बहुत अच्छा किया। नैतिक झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए बोला, जाने दो, मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। सोनिया बोली, आप तो सच में नाराज हो गए। मैं तो बस आपको चिढ़ा रही थी, प्लीज खा लीजिए। नैतिक ने मिठाई खा ली। नैतिक फिर बोला, तुम तो मुझे ललचाकर खा गई, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। दो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ। सोनिया ने सोचा कि नैतिक तो ललचाकर नहीं खाएगा, इसलिए उसने मिठाई खाने के लिए मुंह खोल दिया। नैतिक भी सोनिया को ललचाकर खा गया। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।